की वो डिबेट जिस दिन हुई उसी दिन ठीक मरकज से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो रिलीज हो चुकी है, और अब वो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट जम्मू में आएगी, वहाँ से रिलीज होगी। उसके लिए तो हम आपका शुक्रिया उनके साथ के जो वादी कश्मीर के हैं, जो कश्मीर डिवीज़न के हैं, वो पोस्टों पे एडजस्ट हो गए हैं। इस तरीके से हमें हरास किया जाता है। मैं आपकी चैनल की वसादत से मैं अपनी एजुकेशन मिनिस्टर मोहतरमा सकीना हितू जी से मोदबाना गुजारिश करूंगा कि ज़रा देखें ये जम्मू में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आगे बढ़ने से पहले पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स पे देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। इसी के साथ यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखा कीजिए। मेरे साथ मौजूद है आज बातचीत करने के लिए टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर सैयद यूसुफ शाह साहब। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि कुछ दिनों पहले ये एमएलए सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम साहब से भी मिले, और कल देर रात को ये काबीना के वजीर जावेद अहमद राना साहब से भी इनकी मुलाकात हुई। हम इनसे जानेंगे कि क्या मुश्किलात हैं, क्या मामलात हैं, क्योंकि इंतज़ामिया से भी ये बिल आखिर हम इनको देखते रहते हैं, अक्सर सोशल मीडिया पे ये जो है हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। यूसुफ साहब, किस तरह से क्या मुलाकातें रहीं, क्या मामलात हैं ऐसे कि आपको इंतज़ामिया के अलावा जो अभी लोगों ने मुंतखब किए हैं अपने नुमाइंदे, उन तक जाना पड़ा? बहुत बहुत शुक्रिया महमूद भाई। आप वक्तन फ़क्तन आपने इस चैनल पीर पंजाल स्पीक्स के ज़रिए जो है हमारी आवाज़ को आप बुलंद करते ही रहते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि आपने पूछा कि पिछले दिनों में हम जो आपने एमएलए चौधरी अकरम साहब हैं उनसे मुलाकात की, और रात देर गए हमने जो हमारे जल शक्ति के वज़ीर हैं चौधरी जावेद अहमद राना, उनसे मुलाकात की। लेकिन इससे हटकर के कुछ बातें मैं आपको करूं वो मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन बड़ी ही बदकिस्मती से मैं ये कह रहा हूं सर के एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक ऐसा निज़ाम बन चुका है कि जब तक हम टीचर्स रोड पर ना आएँ, जब तक हम टीचर्स चिल्लाएँ ना, जब तक हम टीचर्स डिमांड ना करें, तब तक हमारा जो मसला है, हमारा हमारा जो इशू है, तो एक मैं इशू नहीं बल्कि मैं मसाइल और इश्यूज़ कहूँगा, वो हल नहीं होते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे कुछ मसले जो हैं वो सीओ लेवल पर पेंडिंग हैं। बहरहाल इस मामले में मैं ये कहूँ कि अभी हमारा एक डेपुटेशन मिलने जा रहा है सीओ साहब से, अभी हम मिले नहीं हैं, तो इसलिए मैं उनकी वजाहत नहीं करना चाहता। लेकिन सबसे बड़ी जो बदकिस्मती की बात है वो ये है कि हमारे डायरेक्टरेट लेवल पर इतने काम पेंडिंग हैं और हमें वहाँ सताया जा रहा है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे टीचर्स ग्रेड सेकंड कुछ लोग जो हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि सरकार ने हमें टीचर ग्रेड सेकंड में कन्वर्ट करना था, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो टीचर ग्रेड सेकंड में कन्वर्ट हो चुके हैं। बदकिस्मती से मैं ये कहूँ कि मेरे ज़ोन के, मैं अपने ज़ोन की बात करूँ, चूँकि मुझे एग्जैक्ट फिगर का पता नहीं है डिस्ट्रिक्ट का या यूटी का, लेकिन मेरे ज़ोन के 4 लोग ऐसे हैं जिनकी पिछले 1.5 साल से फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं डायरेक्टरेट ऑफिस में। वहाँ काम नहीं हो रहा है, हमें सताया जा रहा है। और इस वक़्त चूँकि हमारी हुकूमत बन चुकी है, मैं अपनी हुकूमत से भी ये आपकी मीडिया चैनल की वसादत से मैं गोशगुजार करना चाहता हूँ, वो ये कि हमारे कुछ लोग जो हैं उनकी फाइलें डायरेक्टरेट ऑफिस में पड़ी हैं, ग्रेड सेकंड के लिए कन्वर्ट होना है उन्हें। उनकी जो सीआईडी वेरिफिकेशन है वो होती है, डायरेक्टरेट ऑफिस फाइलें पहुंचती हैं, 1 साल तक डायरेक्टर साहब उसको खोलते ही नहीं हैं, धूल चाटती हैं, वो देखते ही नहीं हैं। साल के बाद वो कहते हैं जनाब इनकी जो वेरिफिकेशन थी वो एक्सपायर हो चुकी है, अब नए सिरे से उनकी वेरिफिकेशन करो। फिर वेरिफिकेशन होती है, हमें वेरिफिकेशन के नाम पे हरास किया जा रहा है। डायरेक्टर साहब काम सीधे तरीके से नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम बड़े परेशान हैं। क्या वहाँ कोई डिमांड की जा रही है? अभी कल भी वजीर आला ने जो विजिलेंस वीक चल रहा है उसमें भी काफ़ी चीज़ें ये कहीं, और आज भी कुछ प्रोग्राम्स हमने देखे सुरनकोट में भी हुए हैं, उसमें ये अवेयर किया जा रहा है कि रिश्वत मत दो, रिश्वत मत लो। सर ऐसा मेरे नोटिस में नहीं आया, मगर डिले मीन्स ये तंग ही करना है। फिर क्यों डिले होता है? अगर एक टीचर की फाइल कंप्लीट होके सीओ लेवल से स्क्रीनिंग होके
डायरेक्टरेट लेवल पे में पहुंचती है, तो वहाँ सेक्रेटरीट लेवल पे, सॉरी, तो डायरेक्टर लेवल पे, तो डायरेक्टर लेवल पे क्यों वहाँ उसको पेंडिंग कर दिया जाता है? अगर उसकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, सीआईडी वेरिफिकेशन सीओ की टीम ने भेज दिया है वहाँ, तो वहाँ से उनको कन्वर्ट क्यों नहीं किया जाता? आज उन्हें कहा जाता है आज नए सिरे से वेरिफिकेशन करो। आज मुझे 2 टीचर हैं, वो फ़ोन कर रहे थे, जी हमने वेरिफिकेशन नए सिरे से करवाई है, हमारी फाइलें सीओ ऑफिस पहुँच गई हैं। अब ये फाइलें पहुँचेंगी डायरेक्टर ऑफिस, वहाँ 6 महीने पड़ी रहेंगी, फिर कहेंगे इनकी वेरिफिकेशन जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, नए सिरे। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं आपकी चैनल की वसादत से, मैं अपनी एजुकेशन मिनिस्टर मोहतरमा सकीना हितू जी से मुद्दबाना गुजारिश करूंगा कि ज़रा देखें ये जम्मू में क्या हो रहा है। जैसे हमारी ये फाइलें पेंडिंग हैं, ऐसे ही हमारे कुछ लोग जो हैं, ये 11 मार्च 2024 को मास्टर ग्रेड की कुछ पोस्टें निकलती हैं, उन्हें कन्वर्ट किया जाता है, उन्हें प्रमोट किया जाता है, लेकिन अभी तक वो एडजस्ट नहीं किए गए, जबकि उनके साथ के जो वादी कश्मीर के हैं, जो कश्मीर डिवीज़न के हैं, वो पोस्टों पे एडजस्ट हो गए हैं। इस तरीके से हमें हरास किया जाता है। इसके साथ-साथ मैं कहूँ कि हमने कोविड में, आपने देखा कोविड में कोई किसी से हाथ नहीं लगाता था, कोई किसी के साथ टच नहीं होता था। हमने कोविड में काम किया, हमारी एक लिस्ट यहाँ से जाती है अर्न लीव के लिए। अर्न लीव देने में कोई दिक्कत तो डायरेक्टर साहब को नहीं होनी चाहिए थी ना, ये हमारा हक है। वो फाइलें वहीं पड़ी हैं, उसका अप्रूवल अभी तक नहीं हमें दिया गया। हम इतने परेशान हैं, अगर वो देते हैं तो हमें 30 दिन का जो है, हम लीव ले सकते हैं, अर्न लीव। हमें उस एक सैलरी का बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि हमने काम किया है कोविड में। हमें हरास किया जाता है, कहीं न कहीं हमें लगता है कि ये हरासमेंट जो है हमारी, ये बंद हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर डायरेक्टर महोदय से कि वो हमारी फाइलों को जल्द अज जल्द जो है, ये जो लोग रह गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल भी हर्ट हो रहे हैं, बाकी साथी एडजस्ट हो गए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, उनका दिल जो है वो दुख रहा है। आज मैं बड़ी यानी आपने आप दिल को मैं बड़ा ज़ख्मी समझता हूँ कि जब मुझे साथियों ने कहा कि यार हमारी फाइलें पेंडिंग हैं, हम रो रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हमारी फाइलों का कुछ नहीं हो रहा, तो आपके का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे ये जो आवाज़ है ये बाला हुकाम तक पहुँचाते रहते हो। तो मैं आपके ज़रिए ये मुद्दबाना गुजारिश करूँगा कि ये फ़ाइलें जो हैं फ़ौरी तौर पे उन्हें कन्वर्ट किया जाए ग्रेड सेकंड में। और उसके साथ-साथ आपने सर पूछा जो हम मिले चौधरी अकरम साहब को, और हम मंत्री जी को मिले, जो इसमें हमारे जो यूटी के प्रेसिडेंट हैं विनोद शर्मा जी, उनका ये कहना था कि 10 साल के बाद हुकूमत बनी है, हमारे बहुत से मसाइल हैं, हर मिनिस्टर को, हर एमएलए को मिला जाए। तो उसी सिलसिले में हमने एक अपना मेमोरेंडम जो है, तहरीरी जो याददाश्त है वो उन्हें दी है, जिसमें हमारी है ट्रांसफ़र पॉलिसी। क्योंकि हम 24 साल से रहबर तालीम जो है एक जगह पे काम कर रहे हैं। हम ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ सर कि अगर हम 3 दिन मुसलसल एक खाना खाएं तो हम उकता जाते हैं। तो अगर 24 साल एक टीचर एक जगह पे बैठेगा, कहीं ना कहीं एजुकेशन के निज़ाम में बिगाड़ है। और ये मैं वसूख से कहता हूँ कि जब तक रहबर तालीम को ट्रांसफ़र पॉलिसी में नहीं लाया जाता, तब तक ट्रांसफ़र जो है मुकम्मल नहीं है। इसके साथ साथ हम ओल्ड पेंशन स्कीम का, जो मेरा दूसरा पॉइंट था, वो था ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि 1 जनवरी 2010 के बाद जो मुलाजिम हैं उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम से बाहर रखा गया है। आपको पता ही है कि जब एक मुलाजम 60 साल अपने ज़िंदगी के गवर्नमेंट को दे के आता है, तो उसको आखिरी सहारा जो है वो पेंशन है। मुझे लगता है ओल्ड पेंशन स्कीम पे आपने कहीं साइन भी तो किया होगा ना, जब आप को रहबर तालीम के ज़रिए लाया गया था? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना किसी ने हमसे पूछा। मंत्रियों की पेंशन है, एमएलएज़ की है, पीएम साहब की है, लेकिन जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो उस्ताद हैं, जो इन्हें यहाँ इन कुर्सियों तक पहुँचाते हैं, वो इस चीज़ से महरूम रखे गए। इस चीज़ का हमें पता नहीं, ये हमें नहीं पूछा। जो आपने बात की है कि डायरेक्टर साहब जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या लाए अमल अपनाना चाहिए? आपको क्या लगता है कि वीकनेस क्या है? वो क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका कोई ज़ाती फ़ायदा है या कुछ और चीज़? सर इसके बारे में तो मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारी एजुकेशन मिनिस्टर ही पूछ सकती हैं, या हमारे जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन है वही पूछ सकते हैं कि ये आखिर ये पेंडिंग क्यों है। क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि पिछले 1.5 साल से ये फाइलें जो हैं उनके ऑफिस में पड़ी हैं। अगर उनकी वेरिफिकेशन एक्सपायर हुई है तो ये किस वजह से हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर उन्होंने लेट पहुंचाई है तो जिम्मेदार वो है।
अगर 1 साल से पढ़ी हैं या 1.5 साल से पढ़ी हैं तो उनको इसके ऊपर काम करना चाहिए था। अगर सारे के सारे लोग जितने कम से कम 40,000 आरईटी जो है वो ग्रेड सेकंड में कन्वर्ट हुए हैं, तो ये 4 या 10 लोग ये पेंडिंग क्यों? मैं एक चीज समझना चाहूंगा, ट्रांसफर पॉलिसी की आपने बात की। ट्रांसफर पॉलिसी अगर गवर्नमेंट सरकार जो है ट्रांसफर नहीं कर रही है तो सरकार को क्या फायदा है? और जैसे आपने कहा कि ट्रांसफर ना होने की वजह से बच्चों की एजुकेशन पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। सर देखो इसमें कहीं न कहीं जो है सरकार को या आला अफ़ीसरान जो है उन्हें मिसगाइड किया जाता है कि ये लोग जो लगे हैं ये विलेज लेवल पर लगे हैं। ठीक है, विलेज लेवल पर हम लगे हैं, विलेज टू विलेज ही उनको ट्रांसफ़र कर दो। विलेज टू विलेज ही कर दो ना, क्योंकि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाएँगे तो चलो बच्चे भी सोचेंगे, लोग भी सोचेंगे नया टीचर आया है। कहीं न कहीं किसी टीचर को दूर भी जाना होता है, उसको 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 वो दिक्कत भी आती है। इसमें ऐसी कोई पॉलिसी है, मान लो यहाँ से कोई हमारी बहन टीचर है, उसकी शादी राजौरी हो जाती है, या राजौरी से किसी बच्ची की शादी इधर होती है, तो वो इस सिचुएशन में वो अपनी नौकरी कहाँ पे कर रही हैं? इधर करेंगी या उधर करेंगी? सर इसके लिए उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी 2014 में। मुझे लगता है 26 4 की ये शायद एक ऑर्डर निकाला था उन्होंने। अब एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है सारी। उन्होंने ट्रांसफ़र पॉलिसी और पेंशनरी बेनिफिट यानी जो गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 469 है उसमें उन्होंने कहा था कि इनको हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी भी उन्होंने बहाल की थी और हमें पेंशनरी बेनिफिट जो है जो सीनियरिटी बेनिफिट है वो भी दिया था। लेकिन बदकिस्मती से हमारे कुछ साथी जो जनरल लाइन है वो उठे और उन्होंने हमारे खिलाफ रिट कर दी। फिर वो सिंगल बेंच से हम जीते, फिर उन्होंने डबल बेंच में रिट कर दिया। अब वो केस डबल बेंच में चल रहा है। तो अब चूँकि उमर अब्दुल्ला साहब हमारे सीएम बने हैं तो अब हमें उम्मीद है कि वो इस पे गौर-व-खोज करेंगे और उस 469 ऑर्डर जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन ये मैं कहूँ कि अगर एक बहन की शादी जम्मू में हुई है तो वो बेचारी जम्मू में नहीं है बल्कि वो पुंछ में ही रह रही है। उसे यहाँ काम करना पड़ता है, उसके बच्चे जम्मू में हैं, उसका हस्बैंड जम्मू में होगा। अगर वो कठुआ से पुंछ में है तो वो कठुआ में जाकर काम कर रही है, उसके बच्चे और हस्बैंड पुंछ में है। ये एक किस्म की हरासमेंट है। सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए जैसे इन्होंने तजवीज़ दी है। मार साहब मैं ये समझना चाहूँगा, हमने एक दिन प्रोग्राम भी किया था, आपका मिड डे मील का कोई मसला था, वो वो मामलात कहाँ तक पहुँचे? मैंने पहले ही आपका शुक्रिया अदा किया। आपका चैनल मैं अपने तमाम उस्ताद-ए किराम से कहूँगा कि वो गौर से सुनेंगे और आपको लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। चूँकि आप वक़्तन-फ़वक़्तन हमारे ही काम करते हैं और आपकी वो डिबेट जिस दिन हुई, उसी दिन ठीक मरकज़ से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो रिलीज़ हो चुकी है और अब वो हमारे फाइनेंस में डिपार्टमेंट जम्मू में आएगी, वहाँ से रिलीज़ होगी। उसके लिए तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं ना। वो आपकी डिबेट जिस दिन हुई, उसी दिन हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है मिड डे मील की, चाहे वो राइस हो या मिड डे मील्स के इंग्रीडिएंट्स हों, वो रिलीज़ हुए हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। मुद्दे अगर देखे जाएँ, उस्ताज़ा इकराम के बहुत बड़े मुद्दे हैं जिस पे यूसुफ साहब ने बात की। हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिए और खासकर जो अभी सरकार बनी है, इस सरकार के साथ लोगों की बहुत तवक्कात, बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं। खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट को लेके, हेल्थ के मसाइल को लेके, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और ज़्यादातर एजुकेशन निज़ाम में बदलाव के लिए इस सरकार को एक अहम रोल अदा करना होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिए। पंजाब स्पीक्स को बहुत मोहब्बतें, बहुत प्यार दे रहे हैं, आगे भी ऐसे ही देते रहिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स पे देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी रखा कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। अपना और अपने चैनल पीर पंजाब स्पीक्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।